नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। जिस देश में 37 करोड़ की आबादी बेरोजगार हो, उस देश में यूपीआई पर भी आप पैसे लेंगे तो कैसा होगा। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये आपके गले में पड़ा एक डिजिटल पट्टा बन गया है। आप नुक्कड़ पर खड़े होकर 10 रुपए की चाय पीते हैं, फोन निकालते हैं और सीना चौड़ा करके यूपीआई से पेमेंट करते हैं। आपको लगता है कि आप डिजिटल इंडिया के सबसे स्मार्ट नागरिक हैं। आपको लगता है ये सब फ्री है, कन्वीनियंट है, लेकिन यहीं पर आप मात खा जाते हैं। क्योंकि जिस वक्त आप वो 10, 15, 20 रुपए का बारकोड स्कैन कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त दिल्ली के एसी कमरों में बैठे पॉलिसी मेकर्स और कॉरपोरेट बैंकर्स इस बात की फाइलें तैयार कर रहे हैं कि आपकी इस फ्री आदत को आपके लिए सबसे बड़ा टैक्स कैसे बनाया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स का एक डेटा है जिससे मैं शुरू कर रहा हूं रिपोर्ट। इस देश में 37 करोड़ युवाओं के पास रोजगार नहीं है। उनकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर 0 हो चुकी है, लेकिन सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम ने एक ऐसा सर्कुलर चोक होल्ड तैयार किया है जहां आपकी सांस लेने की कीमत भी वसूली जा रही है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ यूपीआई चार्जेस की थ्योरी पर बात नहीं करूंगा, आप वो देख रहे हैं। मैं आपको एक ऐसा सबूत दिखाने की कोशिश करूंगा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो शायद दरबारियों ने आपको नहीं दिखाया या लोग हिचकिचाते हैं दिखाने से। हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे वर्ल्ड बैंक ने लिया है $39 बिलियन का कर्ज, गिरते पुल और आपके फोन के यूपीआई ऐप एक ही खौफनाक एक्सटॉर्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। आपने अभी हाल ही में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की तस्वीरें देखी। अब ये एक्सटॉर्शन सिंडिकेट कैसे काम करता है, ये आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े कॉरपोरेशन या सरकार को आपको अपना गुलाम बनाना होता है तो वो सबसे पहले आपको मुफ्त का चस्का लगाता है। जियो याद कीजिए, जियो के शुरुआती महीनों को याद कीजिए। आपको डेटा फ्री दिया गया, आपकी आदतें बदली गई, और जब आप उस इकोसिस्टम के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते थे तब मीटर चालू कर दिया गया। यूपीआई के साथ भी ठीक यही प्लेबुक इस्तेमाल की गई। 2016 के बाद से नगद को सिस्टम से गायब करने के लिए एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाया गया। कैश एनोमिनस होता है, कैश पर कोई टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन डिजिटल पेमेंट ट्रेसेबल है, इसे ट्रैक किया जा सकता है, और सबसे अहम बात, इसे टोल गेट में तब्दील किया जा सकता है। अब आप कहेंगे सिस्टम को हम पर टैक्स लगाने की क्या जरूरत है, जीएसटी तो हम पहले से ही दे रहे हैं। यहीं पर तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो काला सच समझना होगा जिसे सरकारी पीआर एजेंसियां आपसे छिपाती हैं हजारों करोड़ खर्च करके। पिछले एक दशक में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर दुनिया भर के संस्थानों, खासकर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बेतहाशा कर्ज दिया। $39 बिलियन से ज्यादा का सोवरेन डेट है देश पर। यह पैसा हाई वेज एक्सप्रेसवेज और बुलेट ट्रेनों के सपने में झोंक दिया गया। इकोनॉमिक्स का बेसिक उसूल है, कर्ज लेकर अगर आप एसेट बनाते हैं तो वो एसेट इकोनॉमी में पैसा वापस जनरेट करता है। एक हाईवे से गाड़ियां गुजरेंगी, व्यापार बढ़ेगा, और उस व्यापार से सरकार को टैक्स मिलेगा जिससे कर्ज चुकाया जाएगा। लेकिन क्या हो अगर वो हाईवे पहली ही बारिश में दरक जाए? क्या हो अगर करोड़ों की लागत से बना एयरपोर्ट उसकी छत टूट के गिर पड़े? क्या हो अगर 37 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हों, उन एक्सप्रेसवेज पर दौड़ने के लिए उनके पास गाड़ियां ही ना हो? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक शब्द है, ROI 0 हो जाता है उस दौर में। लेकिन वर्ल्ड बैंक अपना कर्ज माफ नहीं करता, उसे अपना ब्याज डॉलर में चाहिए, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है तो वो ब्याज कहां से आता है? आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ बैंकों का लालच है। आपको यह भी लग रहा होगा कि बैंक सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए यूपीआई पर चार्ज लगाना चाहते हैं। ये बैंकों का लालच नहीं है, ये एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था का डेस्परेशन है। ये एक सोची समझी सरकारी मजबूरी है। सिस्टम ये जानता है, सरकार जानती है, उसको पता है कि डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या इस देश में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जो टॉप 1% कॉर्पोरेट्स हैं उनके टैक्स सरकार पहले ही कम कर चुकी है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बना रहे। तो अब पैसा किससे निचोड़ा जाएगा? उस आदमी से जिसके पास ना जॉब है, ना सेविंग्स है, लेकिन जिसे जिंदा रहने के लिए खाना पीना और यात्रा करनी है। इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। एक ऐसा टैक्स जो अमीर और गरीब दोनों पर बराबर लगता है, लेकिन गरीब की कमर तोड़ देता है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, आपने चुपचाप दे दी। टूटी हुई सड़कों पर टोल टैक्स दोगुना कर दिया गया, आपने फास्टैग लगाकर उसको दिया। बच्चे की शिक्षा 0 है, लेकिन आप एजुकेशन सेस दे रहे हैं। और अब जब सरकार और बैंकों के पास आपसे पैसा ऐंठने का कोई सीधा रास्ता नहीं बचा है, तो
तो उनकी नजर आपके रोजमर्रा के लेन देन पर पड़ी, क्योंकि आप हर चीज में यूपीआई कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये आदमी दिन में 4 बार 10-10 रुपए का पेमेंट करता है। अगर हम इस नेटवर्क को एक टोल गेट बना दें, अगर हम हर ट्रांजैक्शन पर सिर्फ 0.3% का एक फ्लैट फीस लगा दें, तो 140 करोड़ की आबादी से रोजाना करोड़ों रुपए बिना किसी मेहनत के निचोड़े जा सकते हैं। अब हवाई बातें बंद, डेटा और सबूतों पर आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जिसको मैंने कुछ दिनों पहले अपनी रिपोर्ट में चुनाव आयोग कहा था, उसका एक डिस्कशन पेपर है चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम। इस पेपर में साफ साफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर को फिर से लागू करने का जिक्र है। तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क यह दिया जा रहा है कि यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में सालाना हजारों करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी पीएसपीज नुकसान में जा रहे हैं। इस पावर नेक्सस को आप समझिए ध्यान से। जब एमडीआर लागू होता है तो बैंक वो चार्ज मर्चेंट यानी उस चाय वाले से या उस छोटे दुकानदार से वसूलते हैं, लेकिन क्या वो दुकानदार अपनी जेब से वो चार्ज भरेगा? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, कॉस्ट पास थ्रू। वो दुकानदार अपनी चाय की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 11 कर देगा और आखिरकार में वो पैसा आपकी जेब से निकलेगा। सिंपल सा गणित। ये एक अदृश्य टैक्स है, एक इनविजिबल डकैती। देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा था कि जब सरकारें फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे को कंट्रोल नहीं कर पाती तो वो फाइनेंशियल रिप्रेशन का सहारा लेती। वो इन्फ्लेशन और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए आम आदमी की वेल्थ को साइफन करती। यहाँ ठीक वही हो रहा है। वर्ल्ड बैंक का कर्ज चुकाने के लिए, फिजिकल डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए, बैंकों की बैलेंस शीट को चमकाने के लिए आपके रोजमर्रा के लेन देन को मोनेटाइज किया जा रहा है। ये डिजिटल इंडिया नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है। एक आपको इस देश की सड़कों पर चलने, हवा में सांस लेने और डिजिटल लेन देन करने का सब्सक्रिप्शन भरना पड़ रहा है। और मजे कौन ले रहा है ये आप जानते हैं। अब सरकार के दरबारी अर्थशास्त्री और बैंकर आपके सामने आकर ज्ञान देंगे। वो क्या कहेंगे? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर सर्विस फ्री रहेगी तो इनोवेशन कैसे होगा? सर्वर कॉस्ट कौन भरेगा? बैंकों को भी तो जिंदा रहना है। लॉजिकल लगती है शुरुआत में उनकी बातें। चलिए इस तर्क को भी देखते हैं। आप अगर थोड़ा सा डेटा चेक करेंगे, क्या बैंक वाकई में नुकसान में है? पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा उठाकर आप देखिए। भारत के सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट दर्ज किया, लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा। कॉर्पोरेट एनपीए को राइट ऑफ कर दिया गया, लेकिन आम आदमी की ईएमआई पर पेनल्टी लगाकर बैंकों ने अपनी तिजोरियां भरी। ये डेटा है, ये आंकड़े। अगर बैंक इतने ही भारी मुनाफे में हैं, तो फिर उन्हें आपके साथ 10 रुपए के ट्रांजैक्शन पर खून चूसने की क्या जरूरत आ पड़ी? असली खेल सर्वर कॉस्ट का है ही नहीं, असली खेल है डेटा कैपिटलिज्म का। आप जब भी यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, आप सिर्फ पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे होते हैं, आप अपना बिहेवियरल डेटा दे रहे होते हैं। आप कब खाते हैं, क्या खरीदते हैं, कहां सफर करते हैं, ये डेटा ही आज की दुनिया का नया ऑयल है। मैं पहले भी बोलता रहा हूं, और ये पेमेंट कंपनियां आपके डेटा को एनालाइज करके आपको लोन, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस बेचती हैं। वो आपके डेटा से अरबों रुपए छापती हैं। तो जब वो आपके डेटा से पहले ही मुनाफा कमा रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन पर चार्ज क्यों मांग रहे हैं? जवाब है क्योंकि वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मोनोपोली है और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को अपने फेल हो चुके मैक्रो इकोनॉमिक ब्लंडर्स को छिपाने के लिए एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम चाहिए। जरा उस 37 करोड़ बेरोजगार युवा के बारे में आप सोचिए। उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास भविष्य नहीं है, वो हताशा में जी रहा है, और जब वो अपनी बची कुची सेविंग से एक छोटी सी जरूरत पूरी करने जाता है तो बैंक और सरकार एक गिद्ध की तरह उस पर झपटने के लिए तैयार बैठे। ये सर्कुलर चोकहोल्ड है, जहां एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही और दूसरी तरफ जिंदा रहने की लागत को डिजिटल तरीके से बढ़ाया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वीडियो देखने और कमेंट बॉक्स में गालियां लिखने से ये सिस्टम बदल जाएगा, तो आप मुगालते में। इस सरकार को, सत्ता को आपकी हताशा से डर नहीं लगता, उसे आपकी हार मान लेने की आदत से प्यार है। वो सिर्फ डरती है पलटवार से, डेटा से, बगावत के डेटा से। कैसे? पॉइंट नंबर 1, कैश इज किंग। अपने टोटल ट्रांजैक्शन का कम से कम 40% हिस्सा वापस नगद में करना शुरू कीजिए। इस डिजिटल मैट्रिक्स को भूखा मारिए। जब सिस्टम ने डिजिटल वॉल्यूम गिरेगा, तब इन बैंकों को समझ में आएगा कि लिक्विडिटी उनके सर्वर में नहीं, आपकी जेब में बसती है, जो पहले आपकी ताकत हुआ करती थी। पॉइंट नंबर 2, अवेयरनेस एंड आरटीआई। हालांकि आरटीआई का सत्यानाश हो गया, लेकिन फिर भी आरबीआई के पोर्टल पर जाइए
पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत सवाल पूछिए। ये 39 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज हमने नहीं लिया, धंसते हुए हाईवेज के टेंडर हमने पास नहीं किए, 37 करोड़ युवाओं की बेरोजगारी हमारी गलती नहीं है। तो फिर इन सब की कीमत ये देश क्यों चुकाए? तो आप याद रखिए कि जिस दिन इस देश के मिडिल क्लास ने ये समझ लिया कि वो इस अर्थव्यवस्था का नागरिक नहीं बल्कि सिर्फ एक फंडिंग मशीन बन चुका है, उस दिन ये पूरा एक्सटॉर्शन मॉडल ताश के महल की तरह ढह जाएगा। सवाल पूछना बंद मत करना, वरना आपकी खामोशी पर भी ये सरकार टैक्स लगा देगी, कहेगी कि चुप रहते हैं, सेस लगाइए, खामोशी सेस, हर चीज पे सेस। और जब उसी सेस के पैसे से आप ब्याज भरेंगे एशियन बैंक का, वर्ल्ड बैंक का, वहां से आप कर्ज लेंगे, उससे सड़कें बनाएंगे, सड़कें धंस जाएंगी। गजब का मॉडल है और इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल है कि उसको समझने वाला समझाने वाला दोनों को छींके आ जाए। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं किसी और रिपोर्ट के साथ।